Good morning, kids. How are you? Your SST. We are going to start today with the first chapter of history, that is the birth of modern India, when, where, and how. In the first paragraph, it has been mentioned that India was underestimated. Foreigners थे, ब्रिटिशर्स अपने को बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे जब तक कि IBC की खुदाई नहीं हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और ये नहीं पता चला था कि इंडिया के अंदर एक अच्छी इस्टेब्लिश्ड पूरी सभ्यता थी। उसके बाद थोड़ा वो लोग वैल्यू करने लगे थे इंडिया को, बिकॉज कोई प्रूफ नहीं होता था। तो वो ये सोचते थे कि इंडियंस जो हैं ये तो बिल्कुल सिविलाइज्ड नहीं है, इनका कोई सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं था और सेल्फ रूल नहीं था, इन पे लोग ही रूल करते आए हैं। पर उसके बाद ये प्रूव हुआ कि नहीं, एक सिविलाइजेशन प्रॉपर थी और काफ़ी अच्छी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, उनकी अपनी एक टेक्नोलॉजी थी। तो थोड़ा सा फिर तब वो रिस्पेक्ट करने लगे इस चीज़ को। सो नाउ विल स्टार्ट विद द लेसन। According to historians, the modern period of Indian history begins with the death of the last great Mughal emperor Aurangzeb in 1707 CE. So, according to historians के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार, जो आज मॉडर्न पीरियड है हिस्ट्री का, मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, उसकी बिगिनिंग हुई थी लास्ट मुग़ल रूलर जो थे उनकी डेथ के साथ में। मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब, जो कि लास्ट इस इन अ सेंस आई वुड से, जिनका कि काफ़ी नाम है, बड़ा टेरिटरी जिनके अंडर में था, बड़ा एरिया पे जिन्होंने रूल किया था। ऐसे तो बाद तक बहादुर शाह ज़फ़र तक थे, बट वो इतने मजबूत नहीं थे, प्रभावशाली नहीं थे, उनकी रूल ख़त्म हो गया था, ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया था। औरंगज़ेब के बाद वाले जितने उनके सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, वो बड़े कमज़ोर होते थे, तो इतना फेमस कोई नहीं था। तो हम ये मानते हैं कि मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब जो था उस 1707 में जब डेथ हुई, उसके बाद से हम उसको मिडिवल पीरियड मानते हैं कि ये ख़त्म हो गया है और अब मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो रहा है। दो पीपल फ्रॉम डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ हैज़ रीच्ड द इंडियन सॉइल मच अर्लियर, जबकि फॉरेनर्स तो पहले ही आ गए थे। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसकी अलग अलग कंट्रीज़ से, जैसे हॉलैंड से थे, पोर्चुगल से थे, इंग्लैंड से थे, यहाँ से अलग अलग कॉलोनीज़ बनी हुई थी इंडिया के अंदर। वो पहले ही इंडिया पहुँच चुके थे, इंडियन सॉइल पे पहले ही आ चुके थे। इट वॉज ओनली अंडर द सक्सेसर्स ऑफ औरंगज़ेब, कलेक्टिवली कॉल्ड द लेटर मुगल्स, दैट द रोड टू देयर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज पेव्ड। पहले ही आ गए थे, औरंगज़ेब के टाइम से पहले ही आ गए थे, मतलब उसके टाइम काल में ही आ गए थे। बट उसके जो सक्सेसर्स थे उनको हम बोलते हैं कलेक्टिवली लेटर मुगल्स, उसके बाद वाले। उनके जब रूलिंग पीरियड चल रहा था तब इन कॉलोनीज़ जो हॉलैंड और पोर्चुगल और इंग्लैंड वगैरह की जो कॉलोनीज़ थी, उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, कल्चरल डोमिनेशन बढ़ा। इससे पहले वो सिर्फ ट्रेड करने आते थे, अपने जहाज़ पे सामान लाते थे, बेचते थे, यहाँ का सामान ले जाके वहाँ बेचते थे, सिर्फ ट्रेड रिलेशंस थे। बट लेटर मुगल्स क्योंकि बहुत ही कमज़ोर रूलर्स थे, तो इन लोग ने अपना पावर बढ़ाना चालू किया, तो ये थोड़ा पॉलिटिकली एंटर करने लगे, राजनीति में इनका हस्तक्षेप, एंट्रेंस बढ़ गया। इकोनॉमिकली भी वो इकोनॉमी को अफेक्ट करने लग गए थे। एंड कल्चरल डोमिनेशन, यहाँ के इंडिया के अंदर फॉरेन कल्चर रिफ्लेक्ट होने लगा थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पे, तो वो कल्चरली भी थोड़ा थोड़ा सा उनका अफेक्ट होने लगा। ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पेव द वे, मीन्स रास्ता खुलना। उस समय लेटर मुगल्स के टाइम में इनका अदर फील्ड में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फील्ड्स के अंदर इंटरफेरेंस जो यूरोपियंस का था वो बढ़ा। द प्रोसेस ऑफ दिस डोमिनेशन एज
we shall read later in this book began with the grant of trading rights by Indian rulers to the European trading companies. ये इन्फ्लुएंस और ये डोमिनेशन जो ये प्रभुत्व जो उनका बढ़ने लगा था, ये क्यों बढ़ने लगा था ये हम आगे इस बुक में पढ़ेंगे। और इसका एक रीज़न भी था, बिगिन द ग्रांट ऑफ ट्रेडिंग राइट्स, उनको ग्रांट मिल गई थी व्यापार करने की, और जैसे जैसे व्यापार बढ़ा वैसे वैसे उन्होंने अपने अपने नियम कानून भी शर्तें लागू करने लगे। वो शर्तें ऐसी होती थी जिससे कि इंडियन इकोनॉमिक पे फ़र्क पड़े, और वो राजा क्योंकि कमज़ोर होते थे और अपने देश की इकोनॉमी बचानी होती थी तो वो इन शर्तों को मान जाते थे। इस तरह से धीरे धीरे इन्होंने और शर्तें डालना चालू किया और राइट्स लेने चालू किए और अधिकार लेने चालू किए, और धीरे धीरे उनका इसमें इन्फ्लुएंस, इनका प्रभाव इसमें बढ़ गया। And reached a high pitch with conflicts among them for supremacy in trade and policies. अब आपस में भी इनका हॉलैंड से भी ट्रेड है, पोर्चुगल से भी है, इंग्लैंड से भी है, तो इनका जो ये कॉन्फ्लिक्ट था ये काफ़ी ऊंचा, हाई पिच मतलब ऊंचे स्तर तक पहुंच गया ये कॉन्फ्लिक्ट, ये विवाद या झगड़ा अमंग देम, आपस में ही उनमें, फॉर सुप्रीमेसी इन ट्रेड एंड पॉलिटिक्स। सो उनका ये जो इफ़ेक्ट था आपस में लड़ाई करके वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे थे इंडियन पॉलिटिक्स में और इंडियन ट्रेड में। ब्रिटिशर्स चाहते थे उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट फुलफ़िल हो और उनका ट्रेड बढ़े, उनको बेनिफिट हो, इससे उनका व्यापार बढ़े। हॉलैंड वाले अपना चाहते थे, तो ये विवाद इनमें आपस में ही काफ़ी ऊंचे स्तर तक पहुंच गया था। ट्रेड पे अपनी सुप्रीमेसी यानी अपनी प्रभुत्व, मालिकाना, यानी कौन सुपीरियर है, सुपीरियमेसी से तुम समझते हो कौन सुपीरियर है से, तो वो चाहते थे सुपीरियर बनना। एंड पॉलिटिकल भी वो चाह रहे थे कि किसकी पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरफेरेंस हो, तो तीनों में से सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमारी हो उसके अंदर। आपस में इनमें इस चीज़ को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। आफ्टर सक्सेसफुली फाइटिंग अ सीरीज ऑफ बैटल अगेंस्ट देयर फ्रेंच राइवल्स, नाउ इन ट्रेडर्स में फ्रेंच भी थे, तो ब्रिटिशर्स का जो था पोर्चुगीज़ से तो कवर अप किया, पोर्चुगीज़ के साथ भी फाइट किए थे उन्होंने वॉर्स तो, बट यहाँ पे ब्रिटिशर्स की और फ्रेंच की राइवलरी इसमें काफ़ी थी कि कौन इंडिया के अंदर ज़्यादा ट्रेड करेगा, कौन इंडिया के अंदर ज़्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट्स अपने लिए लेगा, फ़ायदे अपने लिए लेगा। आखिर के अंदर कई सीरीज़ ऑफ बैटल यानी श्रृंखलाएँ, एक के बाद एक कई बैटल लड़े, बैटल मीन्स लड़ाइयाँ, अगेंस्ट फ्रेंच, ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच के अगेंस्ट कई लड़ाइयाँ लड़ी और फिर फाइनली वो इंडिया के अंदर ज़्यादा पावरफुल होने में सक्सेसफुल हुए, अपनी सीट बनाने में सक्सेसफुल हुए, सफलता हासिल की। राइवल मीन्स दुश्मन, तो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग उस समय दुश्मन थे फ्रेंच, तो उनको हरा के उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन ट्रेड में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया, वो ज़्यादा पावरफुल उसमें हो गए। द ब्रिटिश इमर्ज्ड एज द डोमिनेंट पावर इन द सब कॉन्टिनेंट। अब इन सब यूरोपियन ट्रेडर्स में, हॉलैंड में और पोर्चुगीज़ में, ब्रिटिशर्स के अंदर, फ्रेंच के अंदर, इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग बन के ब्रिटिशर्स आगे आए और उनका कंट्रोल इंडिया पे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगा। Okay, now while the period of 5 decades between 1707 CE and 1757 CE marked the formative years of British rule in India. शुरुआती 50 दशक यानी 50 years, एक दशक पर 10 साल का, तो 50 5 decades है, 5 decades means 50 years बिटवीन 1707 to 1757। ये फॉर्मेटिव ईयर्स थे, शुरुआती ईयर्स थे जब ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इंडिया में अपने पैर जमा रहे थे। इट ऑल्सो सॉ द डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। इसी दौरान, इसी समय ने पतन भी देखा, डिक्लाइन देखा, पतन मुग़ल एम्पायर का, एंड डिसइंटीग्रेशन यानी विभाजन,
छोटे छोटे और छोटे स्टेट्स में वो डिवाइड हो गया। मुग़ल एम्पायर जो बड़ा सा एम्पायर था औरंगज़ेब के बाद वैसे ही कमज़ोर पड़ गया था, विभाजित हो गया था। और बाद में धीरे धीरे जो और लेटर मुग़ल्स थे उनके टाइम में, बाद वाले मुग़ल एम्परर्स के टाइम में ये और भी ज़्यादा इसका पतन हो गया और भी ज़्यादा ये विभाजित हो गया, इसके और छोटे छोटे टुकड़े हो गए। कैरेक्टराइज्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर्स सच एज बंगाल। अब उस समय छोटे छोटे पावर्स अलग से उभर के आ गए। रीजनल पावर क्षेत्रीय, रीजनल मीन्स क्षेत्रीय, इमर्ज्ड उदय होना, तो छोटे छोटे अलग अलग पावर्स उदय हुए, जैसे कि बंगाल, हैदराबाद, अवध एंड द मराठास। यहाँ पे इन सारी जगह पे पहले मुग़ल्स का रूल होता था, फिर धीरे धीरे वो जैसे ही जब राजा कमज़ोर हो जाता तो सामंत उनसे फ्री होने की कोशिश करते हैं और अपना अलग राज्य बना लेते हैं। तो इस तरह से ये लोग मुग़ल एम्पायर से अलग हो के इंडिविजुअल बन गए। कई जगह तो वो जो सामंत होते थे वो उसी फैमिली में से ही होते थे, पर किसी एक के पास सत्ता न रह के अब वो विभाजित हो गई, डिवाइड हो गई और वो एम्पायर भी डिवाइड हो गया। अपार्ट फ्रॉम द ट्रेड वॉर्स दैट occasionally brought the European trading companies into conflict over the issue of their mercantile interests and aspirations, a number of politically important events that took place during this period did not directly relate to the rise and expansion of the British power. Now, apart from the trade के अलावा ट्रेड वॉर्स जो होते थे उनके अलावा दैट ओकेजनली ब्रॉट द यूरोपियन, जो ट्रेड वॉर्स होते थे वो ओकेजनली यानी कभी कभी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ के इंटरेस्ट को कॉन्फ्लिक्ट में डाल देते थे। कंपनीज इनटू कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स विवाद, ओवर द इशू ऑफ देयर मर्चेंटाइल, मर्चेंटाइल व्यापारिक इंटरेस्ट, हित, इंटरेस्ट मीन्स हित, व्यापारिक हितों को विवाद में डाल देते थे। एंड एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस महत्वाकांक्षा। तो कभी कभी क्या होता था कि ये ट्रेडिंग कंपनीज़ जो इन्होंने अपना पॉलिटिकल पावर बना ही लिया था, धीरे धीरे ये अपना सिक्योरिटी के नाम पे सोल्जर्स भी रखने लग गए, फिर वो छुपा छुपा के ज़्यादा सोल्जर्स रखने लग गए और फिर वो छोटे छोटे उनके झगड़े भी होते रहते थे, छोटे छोटे छुटमुट कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ सॉर्ट ऑफ भी होने लग गई थी। वो ये क्यों करते थे? वो अपने व्यापारिक इंटरेस्ट को और अपनी महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा क्या थी उनकी कि वो यूरोप के इंडिया के अंदर अपनी जो क्वीन का रूल है वो यहाँ पे स्थापित कर दें, इंडिया उनके अंडर में चला जाए। तो ये उनकी इच्छा थी कि धीरे धीरे यहाँ कब्जा करके उसको ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना दें, जो कि बाद में उन्होंने बना भी लिया था। तो शुरू में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे इस चीज़ को लेके, उनके व्यापारिक इंटरेस्ट को लेके और उनकी एस्पिरेशंस, दैट इज़ उनकी इंटेंशंस, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाओं को लेके। अ नंबर ऑफ पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय कई ऐसे पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट इवेंट्स घटित हुए थे, ऐसी घटनाएं इस पीरियड में घटित हुई थी। पीरियड डिड नॉट डायरेक्टली रिलेट टू द राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश पावर से रिलेट नहीं करती, कोई जुड़ाव, कोई संबंध उनका डायरेक्टली नहीं है। डायरेक्टली मीन्स सीधे तौर पे, रिलेटेड संबंध, कोई सीधा संबंध या डायरेक्ट संबंध इनके राइज, उदय मीन्स, राइज मीन्स उदय होने से, ब्रिटिशर्स का जो एक राज्य का उदय हुआ था, धीरे धीरे ट्रेडिंग कंपनी की जैसे आए, फिर पॉलिटिकली इंटरेस्ट साधने लगे, धीरे धीरे कंट्रोल लेने लगे और फिर पावर में आ गए। तो इस जो चीज़ ये हुई थी, तो कई घटनाएं तो ऐसी थी जो जिनका सीधा संबंध इससे नहीं होता था, फिर भी वो घटित होती थी इनडायरेक्ट इंटरेस्ट के तौर पे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप जब ट्रेड करने आए हो तो आप व्यापार करोगे, सामान बेचोगे, यहाँ से ख़रीदोगे और ले जाओगे, पर उनका इंटेंशन तो कुछ और ही था। वो तो यहाँ रूल करना चाहते थे, पूरे इंडिया को अपने कब्ज़े में लेना चाहते थे। तो कई कॉन्फ्लिक्ट्स और कई पॉलिटिकल इवेंट्स, घटनाएं तो ऐसी होती थी जिनका कि उनके
ट्रेड बढ़ाने से, जो कि वो बोलते थे कि हम ट्रेड करने आए हैं, हम काफ़ी अच्छा बिज़नेस आपके साथ करना चाह रहे हैं या व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाह रहे हैं, उससे कोई लेना देना ही नहीं होता था। उस व्यापार से, व्यापारिक इंटरेस्ट से, उन इवेंट्स का कोई लेना देना ही नहीं होता था। वो झगड़े इसलिए होते थे कि वो अपनी सुप्रीमेसी बढ़ाएं, अपना पावर दिखाएं, अपनी इम्पोर्टेंस दिखाएं, और धीरे धीरे इम्पोर्टेंस दिखाते हुए पॉलिटिकल जो घटनाएं हैं उनमें, पॉलिटिकल पावर्स जो हैं उनमें इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करते थे, जो उन्होंने आखिरकार की भी, और इसी तरह से उन्होंने धीरे धीरे अपना रूल भी बना लिया था। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट मोस्ट ऑफ दीज इवेंट्स इन क्लास 7। हम 7th में पढ़ चुके हैं ये ऑलरेडी, किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को बढ़ाया था, धीरे धीरे कंट्रोल कैसे किया था। In this class, we shall touch upon the trade wars among the European companies and certain other related events in some detail to suggest how the transaction from Mughal India to British India came about. Now, हम ये तो पढ़ चुके हैं कि कैसे ब्रिटिश पावर जो था वो इंडिया में आया, इस्टेब्लिश हुआ लास्ट ईयर ही। अब हम उन इवेंट्स के बारे में और उन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे घटनाएं होती गईं और कैसे कैसे धीरे धीरे ये मुग़ल इंडिया से ब्रिटिश इंडिया में कन्वर्ट हो गया, कैसे उन्होंने सत्ता धीरे धीरे अपने कब्जे में ली और कैसे इंडिया को धीरे धीरे अपने अंडर में ले लिया। द फोकस ऑफ our study, however, will be on the events that took place during the period of about 190 years। और हमारा मेन फोकस यानी ध्यान किस चीज़ पे रहेगा, 190 ईयर्स में घटने वाली घटनाओं पे रहेगा। हम मेनली उन्हीं घटनाओं को पढ़ेंगे जो कि बिटवीन 1757 टू 1947। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब तक जो घटनाएं घटी थी 1757 से लेके 1947 तक के अंदर, हम मेनली उन पे ध्यान देंगे कि किस तरह से ये मुग़ल इंडिया से ब्रिटिश इंडिया में कन्वर्ट हो गया। When India became independent from the British rule after a long struggle for freedom। So up to freedom हम ये पढ़ेंगे कि कब, जब तक इंडिया फ्री हुआ इनसे स्ट्रगल करके, फ्रीडम फाइट करके, तब तक कैसे इनका पावर धीरे धीरे बढ़ा था। लेट अस स्टार्ट विद अ डिस्कशन ऑन द फैक्टर रूटेड इन यूरोपियन हिस्ट्री। अब हम स्टार्ट करते हैं कारण से। फैक्टर्स मीन्स कारण, दैट इज़ रूटेड मीन्स कहीं उसकी जड़ें आधारित है, जो यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेट करते हुए, इट्सेल्फ दैट अकाउंटेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश from a group of traders into the architect of India's destiny before the country attained independence। So इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया बन गया था उसका भविष्य किसने निर्धारित किया? ब्रिटिशर्स ने उनकी किस्मत निर्धारित कर दी थी। एक अच्छा सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश जिससे वो सब कुछ लूट के ले गए, ट्रेड करते थे, अपनी मनमर्जी से करते थे, नील उगाते थे, नील वहाँ ले जाते थे, नील उगाने से यहाँ की धरती बंजर हो जाती थी, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता था और अपनी पसंद की कीमत पे वो सामान खरीदते थे। वो कॉटन हमसे खरीदते थे और फिर हम ही को कॉटन बेच के और कपड़े बनवाते थे और फिर अपनी ही पसंद की कीमत पे वो धागा, कपड़ा भी खरीदते थे और धागा भी खरीदते थे। फिर वो उसी से बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में, इंग्लैंड ले जाके वहाँ पे कपड़ा मिलों में कपड़ा बनवाते थे उस धागे से, और फिर इंडिया लाके उसको बहुत ऊंची कीमतों पे बेचते थे और वो हमें ख़रीदना पड़ता था। हम मजबूरी थी हमारी, क्योंकि वो इंडिया में इस चीज़ को मैन्युफैक्चर या बनने नहीं देते थे। तो ये जो परिस्थितियाँ उन्होंने क्रिएट कर दी थी धीरे धीरे, हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहीं ना कहीं यूरोप की पॉलिसी थी वहाँ की कि वो हर देश के ऊपर इंग्लैंड ने इसी तरह से धीरे धीरे कंट्रोल किया था और इसी तरह से पूरा फ़ायदा उन देशों से लिया था। धीरे धीरे सभी ने उनसे स्ट्रगल किया और अपने आप को धीरे धीरे आज़ाद किया, जैसे इंडिया ने 1947 में अपने आप को इनसे आज़ाद किया। तो हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे इस लेसन के अंदर।
We shall also discuss why the period of British rule in India is also called as the colonial period of Indian history. हम ये भी जानेंगे कि इसको colonial period क्यों कहते हैं, क्यों इंडिया को इंग्लैंड की एक कॉलोनी कहा जाता है. ठीक है. So we'll wind up today here only. You'll revise the lesson, find out the meanings of difficult words which you don't know, and will proceed with the next page in the next class.